माधोपुर गांव में बूढ़ी रत्ना अपने मिट्टी के बने घर में अपने बेटे हरीश, बहू हेमलता और पोती निशा के साथ रहती थी। हरीश गांव में रहकर ही छोटी मोटी मजदूरी करके दिन के 250 रुपए कमा पाता था, जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस सब से उसका गुजारा कर पाना मुश्किल था। एक रोज, माँ, मैं काम करने मुंबई शहर जा रहा हूँ। अब इस गांव में ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। आपको पता है, मेरा दोस्त सुरेश मुंबई के कारखाने में काम करके रोज के 800 रुपए कमाता है। मुंबई शहर तो बहुत बड़ा है बेटा, तू इतने बड़े शहर में जाकर रहेगा कहाँ? उसकी चिंता तुम मत करो माँ। सुरेश ने कहा है कि मैं उसके पास आकर रह लूं। शहर जाऊंगा तो अच्छे पैसे कमा पाऊंगा, जिससे हम सबकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। नहीं बाबा, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए, आप यहीं हमारे साथ ही रहिए। बिटिया, हालात ही ऐसे हैं कि मुझे जाना ही होगा। जीवन भर हम ऐसे गुजारा नहीं कर पाएंगे, और फिर तेरे भविष्य के बारे में भी तो सोचना है, नहीं तो हमें जीवन भर ऐसे ही गरीबी में रहना पड़ेगा। अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते हरीश अब काफी परेशान हो चुका था और उसने मुंबई जाने का मन बना लिया था। वो 2 दिन बाद ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच गया। माँ, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, हम क्यों नहीं गए उनके साथ? बिटिया, तुम्हारे बाबा वहां काम के लिए गए हैं और वो आते रहेंगे ना बीच बीच में हमसे मिलने। चलो, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए, लेकिन हरीश अब तक घर नहीं आया था। एक दिन, माँ जी, घर में सारा राशन खत्म हो चुका है। लाला भी उधार देने से मना कर रहा है। शहर से उनकी भी कोई खबर नहीं आई। हाँ बहू, हरीश ने तो कहा था कि वो मोहन के फोन पर बात करके बताएगा, लेकिन उसका अभी तक कोई फोन नहीं आया। हो सकता है वो काम में व्यस्त होंगे, इसलिए उन्होंने फोन नहीं किया। हाँ, हो सकता है। अच्छा बहू, तू एक काम कर, तू मोहन से कुछ पैसे उधार लेकर राशन ले आ। जब हरीश शहर से पैसे लेकर लौटेगा तो हम उसके पैसे लौटा देंगे। हेमलता हरीश के दोस्त मोहन से कुछ पैसे उधार लेती है और उससे राशन ले आती है। उसके बाद सब हर दिन हरीश का इंतजार करने लगे। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया, लेकिन हरीश की कोई खबर नहीं आई। हेमलता को अब हरीश की चिंता सताने लगी। माँ जी, उनको गए हुए 3 महीने हो चुके हैं, काफी दिनों से उनकी कोई खबर भी नहीं आई। चलिए ना, हम ही शहर जाकर उन्हें देख आते हैं। लेकिन बहू, तू तो जानती है ना, शहर जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास सोने की अंगूठी रखी है जो शादी में मिली थी, हम उसी को बेचकर शहर चले जाएंगे। हेमलता अपनी सोने की अंगूठी बेचकर सबके साथ शहर चली जाती है, लेकिन मुंबई शहर उनके लिए एकदम अनजान था। तभी वो तीनों जुहू बीच पे पहुंचती हैं, जहां कई सारी खाने पीने की दुकान और भी तरह तरह की दुकानें थी। माँ, बहुत भूख लगी है, वो देखो सामने चाट वाला है, मुझे चाट खानी है। माँ, ये चाट की प्लेट कितने की है भैया जी? 50 रुपए। क्या, इतनी महंगी? लेकिन अपने गांव में 10 रुपए की प्लेट मिल जाती है चाट की। अरे अम्मा, वो गांव है और ये शहर, और जिस शहर में आप खड़े हो ना, वो मुंबई शहर है। गांव में और शहर में बहुत फर्क होता है। लेकिन माँ, मुझे चाट खानी है। माँ जी, 1 प्लेट ले लेते हैं, उसी में से सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हेमलता 1 प्लेट ले लेती है, जिसमें से वो सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं। छी, कितनी बेकार चाट है, ये तो बेकार में 50 रुपए फूके। ऐसी खराब चाट बेचकर लोगों को उल्लू बनाकर अच्छे खासे पैसे लूट रहा है ये। तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर जैसे तैसे वो एक बूथ पर जाकर उस नंबर पर फोन मिलाते हैं, जिससे हरीश मोहन के फोन पर करता था। 3-4 बार बजने के बाद सुरेश से उनकी बात होती है। वो एक आदमी से उस जगह का पता पूछकर सुरेश को वहां बुलाते हैं। वहां पहुंचकर सुरेश उन्हें अपने कमरे पर ले जाता है, जहां हरीश नीचे जमीन पर लेटा हुआ था और उसका एक पैर कटा हुआ था। ये देख वो तीनों डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया आपके पैर को? बेटा, ये सब कैसे हुआ? माँ, वो मैं यहाँ कारखाने में काम कर रहा था, तभी काम करते करते एक दिन मेरे साथ ये हादसा हो गया। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। कैसे बताता, मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था, और इस पागल ने तो मुझे भी आप लोगों को कुछ बताने से मना किया था। ये तो आश्रम में जाने की बात कर रहा था। अब वो तो अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ पर आ गए। मेरे बच्चे, भला कोई अपने परिवार पर बोझ होता है क्या? मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए आश्रम में जाकर रहने की सोच रहा था। आप हम पर बिल्कुल भी बोझ नहीं है और आपको आश्रम में जाकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ताउम्र मेहनत करूंगी, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगी।
चलिए अब अपने गांव वापस चलते हैं। भाभी आप अभी अभी तो मुंबई शहर आए हैं, न जाने फिर कब आना हो। आप कुछ दिन यहीं रुकिए, मैं आपको मुंबई शहर घुमाता हूँ। सुरेश के बार बार कहने पर वो कुछ दिन वहीं रुक जाते हैं। शाम को सुरेश चाट बनाने का सामान लाता है। हेमलता भाभी, आपको याद है आपने एक बार हरीश के जन्मदिन पर मुझे चाट बनाकर खिलाई थी। बड़ा मन है आपके हाथ की चाट खाने का, आप बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुरेश भाई, ये भी कोई कहने की बात है। लाइए मैं बना देती हूँ चाट। हेमलता चाट बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे खाते ही सब अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। वाह भाभी, ऐसी चाट खाने के लिए तो मैं कब से तरस रहा था, लेकिन सच कहूं तो ये उस दिन से भी बहुत अच्छी बनी है। हाँ सच में हेमलता, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। इसे कहते हैं चाट। चाट नहीं माँ जी, चटोरी चाट। बचपन में अपनी एक सहेली की माँ से सीखी थी। वाह वाह, ये है स्वादिष्ट चाट। और एक उस आदमी की चाट थी जो कहीं से भी खाने में चाट लग ही नहीं रही थी। कौन सी चाट माँ? रत्ना उन्हें उस 50 रुपए वाली चाट की बात बताती है। भाभी जी, मुंबई शहर तो चाट के लिए जाना जाता है। आप जुहू बीच पर अपनी चाट बनाकर बेचिए ना। आप तो इतनी अच्छी चाट बनाती हो, मुंबई शहर में आपकी चाट खूब बिकेगी। हाँ, आप अच्छी कमाई करोगी। लेकिन जिसके पास चाट का सामान खरीदने तक के भी पैसे ना हो, वो भला चाट की दुकान कैसे खोलेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। चाट के सामान के लिए कुछ पैसे आप मुझसे ले लीजिएगा, जब काम चल पड़े तो तब लौटा देना, और दुकान की जगह मैं आपके लिए पुराने ठेले का इंतजाम कर दूंगा। हाँ हेमलता, यह सही कह रहा है। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत चटोरे हैं, उन्हें तुम्हारी ये चाट जरूर पसंद आएगी। सबको ये बात ठीक लगती है। 2 दिन बाद सुरेश सारा इंतजाम कर देता है और हेमलता उसमें चाट बनाकर जुहू बीच पर लगा लेती है और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगती है। चटोरी चाट का नाम पढ़कर ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। चटोरी चाट? ये चाट का नाम तो पहली बार सुना है। जरा एक प्लेट देना। कितने की है ये प्लेट? जी 30 रुपए। कुछ ही देर में और लोग भी उसके पास आ जाते हैं। इतनी स्वादिष्ट चाट खाकर सभी ग्राहक हैरान रह जाते हैं। वाह, क्या लाजवाब स्वाद है इस चाट में। ऊपर से मुंबई शहर में इतने कम दाम में इतनी लाजवाब चाट। अमेजिंग। लेकिन तभी 2 पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। चल हटा यहाँ से अपना ठेला, चल आगे निकल चल। इसी तरह कोई भी उन्हें ठेला लगाने ही नहीं देता। वो जहां भी जाते सब उन्हें अपनी दुकान के आगे से भगा देते। उन्होंने घर आकर ये बात सुरेश को बताई। ठेला लगाने के लिए यहाँ पुलिस वालों को कमीशन देना पड़ती है, और सभी दुकानदारों का कारोबार जमा हुआ है, इसीलिए वो किसी को भी यहाँ ठेला लगाने ही नहीं देते। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है। रत्ना टोकरी उठाकर लाती है। अब से हम सास बहू इस पर अपनी चाट बेचेंगे। अगले दिन से ये दोनों सास बहू जुहू बीच पर घूम घूम कर चाट बेचने लगती हैं। उनकी चाट का स्वाद तो ग्राहकों के मुंह में लग ही गया था, इसलिए उन्हें देखते ही ग्राहक खुद पर खुद उनके पास आने लगे और अब उनकी खूब कमाई होने लगी।